बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का विकास स्टडी पॉइंट में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th का हिस्ट्री और चैप्टर नंबर है अपना 10। ठीक है, और इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, उपनिवेशवाद और देहात के बारे में। ठीक है, तो चलिए करते हैं चीजों की शुरुआत और देखते हैं कि इसमें हम कौन कौन से टॉपिक है जिसको हम करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता है चैप्टर का ही नाम है उपनिवेशवाद और देहात, और बहुत ही शॉर्ट वे में हम चीजों को समझेंगे। मात्र मात्र 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर हम चीजों को खत्म करेंगे, तो जल्दी से देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले चैप्टर का नाम मैं आपको बताऊं, उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद का मतलब क्या होता है और देहात का मतलब क्या होता है, एक एक करके हम डिफाइन करने जा रहे हैं। देखिए, उपनिवेशवाद का मतलब होता है जैसे एक शक्तिशाली जो देश है, ये क्या करता है, अपने शक्तियों का यूज करके छोटे देशों को अपने कब्जे में कर लेता है, और यहाँ पर जो प्राकृतिक जो संसाधन है, इन संसाधनों का अपने आप से यूज करना शुरू कर देता है। इसी को कहते हैं उपनिवेश बनाना, इसी को कहते हैं उपनिवेशवाद। ठीक है, या फिर आप साम्राज्यवाद भी बोल सकते हो। तो क्या लिखा है, उपनिवेशवाद जब कोई बड़ा और ताकतवर देश किसी छोटे या फिर कमजोर कमजोर देशों पर, ठीक है, कब्जा करके, और वहां पे जो धन संपत्ति जो संसाधन है वो अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, तो इसी को हम कहते हैं उपनिवेशवाद। क्या बोलते हैं, उपनिवेशवाद। इसी तरीके से अगर देखा जाए 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ था, और इस युद्ध के बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले अपना आधिपत्य स्थापित किया था, कहाँ पे, बंगाल में। ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी तो ये समझो कि वहीं से उपनिवेशवाद की शुरुआत हो गई। इट मींस अंग्रेजों का आगमन हो गया था हमारे देश में। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। और जैसा कि आपको पता है, देहात देहात का सीधा लेना देना किससे है, गांव से है। तो देखिए, देहात वह क्षेत्र होता है जहां पर जो शहरों से बाहर होता है, और जहां पर ज्यादातर क्या होता है, खेती बाड़ी होती है, गांव है ना, खेती बाड़ी ये सब सारी चीजें होती हैं, और प्राकृतिक माहौल जैसी स्थिति होती है जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, है ना, बहुत सारे खेत खरियान होते हैं। इसी को हम कहते हैं देहात। तो आई होप सो आपको चैप्टर का नाम क्लियर हुआ होगा कि उपनिवेशवाद का मतलब क्या होता है, जब बड़ी महाशक्तियां छोटी महाशक्तियों को अपने कब्जे में करके उनके संसाधनों का यूज करती है, इसी को उपनिवेशवाद कहते हैं। और देहात का मतलब होता है कि जहां पर खेती बाड़ी होती हो, जहां पर, है ना, प्राकृतिक सौंदर्य हो, जहां पे बहुत सारे पेड़ पौधे हो, उसी को हम गांव कहते हैं, है ना। तो इस तरीके की चीजें हैं। आपने इस तरीके से दो टॉपिक कर लिया। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब देखिए यहाँ से चीजें शुरुआत होती है। और देखिए, मैं एकदम स्टार्टिंग से बता रहा हूँ कि अंग्रेज जब भारत में आए थे तब से लेकर आगे चल के उन्होंने किस तरीके से यहाँ पे कर व्यवस्था लागू किया, और किस तरीके से सारी चीजों को कब्जे में किया, और कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी व्यवस्थाएं लागू हुई, आगे चल के किस तरीके से पहाड़ी लोग आए, कैसे संथाल लोग आए, सबके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो बड़े ध्यान से देखिएगा। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज मैं और आपको बता दूं, अगर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी है, YouTube से थोड़ा सा हटकर, ठीक है, YouTube से थोड़ा सा हटकर अगर आप लोग को पढ़ाई करनी है तो विकास स्टडी पॉइंट का एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड करें। यहीं पे आपको नोट्स भी देखने को मिल जाएगा, और नोट्स के साथ साथ अगर देखा जाए तो कोर्स भी देखने को मिल जाएगा, और इसमें बहुत ही इजीली वे में आप चीजों को समझ सकते हैं, चीजों को पढ़ सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी में। ठीक है, तो ये चीजें हो जाएंगी। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको और बता दूं, ज्यादा अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो 7011912793 पे आप मैसेज कर सकते हैं, और हमसे आप लोग बात कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं चीजों की शुरुआत। अब देखते हैं प्लासी युद्ध। जैसा कि आप लोग इमेज में देख रहे हो, ये जो है प्लासी प्लासी का इमेज दिखाया गया, प्लासी युद्ध का एक इमेज दिखाया गया। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध जो लड़ा गया था 23 जून 1957 को हुआ था, और यह युद्ध गंगा नदी के किनारे बंगाल के प्लासी नामक स्थान पे लड़ा गया था। कहाँ पे, प्लासी नामक स्थान पे लड़ा गया था। इसी वजह से इस युद्ध को हम प्लासी का युद्ध कहते हैं। ठीक है, इस युद्ध के दो पक्ष हुआ करते थे। ठीक है, यानी कि ये दो पक्षों के बीच में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, और साथ ही साथ बंगाल के नवाब जो जिनका नाम था सिराजुद्दौला, उनके बीच में हुआ था। ठीक है, आगे चल के क्या होता है, जब युद्ध होता है और युद्ध जो है सिराजुद्दौला हार जाते हैं, और इसके बाद देखिए क्या लिखा है, नेतृत्व करने की बात ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नेतृत्व कर रहा था वो कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे, और बंगाल के जो नवाब थे उनका तो नाम ही आपको पता है, सिराजुद्दौला। अब ये सिराजुद्दौला युद्ध में क्या होता है, हार जाते हैं और ये जीत जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, अंग्रेजों ने बंगाल पर पूरा का पूरा कब्जा कर लिया, और इसके बाद अंग्रेजों ने
अंग्रेजों ने बंगाल को अपने अधीन कर लिया और सबसे पहला जो इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का नींव रखा वो बंगाल में ही रखा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं प्लासी के युद्ध के बाद जो अंग्रेज हैं वो भारत में अधिपत्य स्थापित कर लिए थे। ठीक है, चलिए अब क्या हुआ, इसके बाद इन्होंने जब यहाँ पर ये चीजें कर लिए तो इन्होंने कर व्यवस्थाएं लागू की। कर मतलब टैक्स, लगान लेना शुरू किया। कैसे लगान लेना शुरू किया, तो इन्होंने देखिए 3 प्रकार की व्यवस्थाएं इसमें लागू की। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि बंगाल पर विजयी होने के बाद अंग्रेजों ने कर यानी कि लगान वसूलने की नई नई व्यवस्थाएं बनाई। कौन कौन सी व्यवस्था, अंग्रेजों के समय काल में मुख्य रूप से 3 प्रकार की कर व्यवस्था प्रचलित थी। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। कौन कौन सी, सबसे पहला आता है इस्तमरारी बंदोबस्त 1793 में, ठीक है, जिसे जमींदारी व्यवस्था कहा जाता था या फिर स्थायी बंदोबस्त कहा जाता था, ये व्यवस्था वहां पे लागू की गई। ठीक है, इसके बाद रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू हुई। कब हुई, 1802 में। इसके बाद महलवाड़ी व्यवस्था लागू हुई। कब हुई, 1822 में। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 3 प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ पे लागू हुई। पहला इस्तमरारी बंदोबस्त, दूसरा रैयतवाड़ी बंदोबस्त, तीसरा महलवाड़ी बंदोबस्त। अब एक एक के बारे में हम समझते हैं कि आखिर ये व्यवस्था क्या थी और किस तरीके से टैक्स लिया जाता था। एक शॉर्ट वे में अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए, इसको जमींदारी प्रथा इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसमें फिक्स टैक्स लिया जाता था। किससे टैक्स लिया जाता था, जमींदारों से लिया जाता था। और जमींदार किससे टैक्स लेंगे, किसानों से टैक्स लेंगे। कौन सी व्यवस्था में, इस वाली व्यवस्था में, इस्तमरारी बंदोबस्त में। अगर मैं रैयतवाड़ी बंदोबस्त की बात करूं तो ये वो व्यवस्था थी जिसमें जो टैक्स लिया जाता था ये रैयत, रैयत का मतलब क्या होता है, किसानों से टैक्स लिया जाता था। ठीक है, और इसके अलावा अगर मैं बात करूं, महलवाड़ी व्यवस्था वो व्यवस्था थी जिसमें गांवों से टैक्स लिया जाता था। और गांव में देता कौन था टैक्स, जैसे मुकद्दम या मंडल हुआ करते थे, यानी कि गांव में जो बड़े रैयत या फिर सब जो सरपंच हुआ करते थे, ये पूरे गांव से जो पैसा इकट्ठा करके रखते थे और अंग्रेज का जो, या ये समझो कि अंग्रेजों का कोई व्यक्ति आता था और उसको ये टैक्स दे देते थे। तो इस प्रकार से व्यवस्था यहाँ पर लागू थी। 3 प्रकार की व्यवस्था, इस्तमरारी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त और महलवाड़ी बंदोबस्त। अब एक एक के बारे में चीजों को और अच्छे से डिफाइन करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इस्तमरारी बंदोबस्त। देखिए ये आता है आपके 4 नंबर में। कितने नंबर में, 4 नंबर में। तो ध्यान से देखिएगा, इस्तमरारी बंदोबस्त क्या है। इस्तमरारी बंदोबस्त जो कि 1793 में लागू किया गया था, इस्तमरारी बंदोबस्त या फिर इसको स्थायी बंदोबस्त कहा जाता है। इसलिए स्थायी बंदोबस्त कहा जाता है क्योंकि इसमें जमींदारों से फिक्स टैक्स लिया जाता था, है ना। इनको कह दिया गया था कि भाई देखो, अंग्रेजों को तुम क्या दोगे, फिक्स टैक्स दोगे। क्या दोगे, फिक्स टैक्स। और तुम नीचे यानी कि किसानों से, किसानों से तुम कितना भी टैक्स ले सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अंग्रेजों ने हिदायत दी थी जमींदारों को कि जो मुझे टैक्स चाहिए वो फिक्स चाहिए, उसमें ना तो मुझे ज्यादा चाहिए ना तो मुझे कम चाहिए, इसलिए उन्होंने फिक्स कर दिया था। तो देखिए, इस्तमरारी बंदोबस्त या फिर स्थायी बंदोबस्त, ये जो एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें एक स्थायी व्यवस्था, है ना, स्थायी व्यवस्था के तहत टैक्स लिया जाता था। क्या लिखा है, इसे किसने लागू किया था, चार्ल्स कॉर्नवालिस ने लागू किया था, जो कि 22 मार्च, ठीक है, 1793 को बंगाल में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था, 22 मार्च को लागू किया गया था। 22 मार्च 1793 को लागू किया गया था। आगे देखिए, उस समय बंगाल के साथ बिहार, उड़ीसा में भी ये सब चीजें लागू कर दी गई थी। अंग्रेजों ने पूरे पुराने शक्तिशाली जो लोग थे, जैसे उस समय कौन कौन फेमस थे, जैसे राजा फेमस हो गए, नवाब फेमस हो गए, साहूकार फेमस हो गए, इन सबको क्या बना दिया, जमींदार। इनको हिदायत दी गई, भाई देखो, तुम राजा हो, तुम नवाब हो, चाहे तुम कोई भी हो, तुम सब हमारे लिए क्या हो, जमींदार हो। तुम्हारा काम सिर्फ इतना रहेगा कि तुम किसानों से टैक्स लोगे और लेने के बाद तुम हमें दोगे। ठीक है, अब ऐसे में आप मुझे फिक्स टैक्स दोगे, नीचे आप कितना भी पैसा तुम ले सकते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, इतना लो ताकि किसान भी खुश रहे और इसके साथ साथ तुम भी खुश रहो और मुझे फिक्स टैक्स यहाँ पे दे दिया करो। ठीक है, जमींदारों को जमीन देकर किसानों से कर वसूलने का अधिकार दिया गया था। बदले में जमींदारों को कंपनी को एक राजस्व राशि हर साल देनी पड़ती थी। जमींदार किसानों से अपनी मर्जी का कर वसूल सकते थे, यानी कि अपने हिसाब से टैक्स वसूल सकते थे, अपने हिसाब से टैक्स वसूल कर सकते थे। ठीक है, किससे, किसानों से। आगे, इसे ही स्थायी बंदोबस्त कहा जाता था, इसलिए कहा गया क्योंकि राजस्व की जो राशि थी वो फिक्स थी। इसको इसको स्थायी बंदोबस्त क्यों कहा गया, क्यों, क्योंकि भाई किसानों, जमींदारों का जो टैक्स था वो फिक्स था, इसलिए इसको फिक्स बंदोबस्त या फिर स्थायी बंदोबस्त कहा गया था। इसे जमींदारी व्यवस्था भी कहा जाता है क्योंकि इसमें जमींदार लोग बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थे, इसलिए इनको जमींदारी व्यवस्था भी कहा जाता है। चलिए,
आई होप सो आपको समझ में आया होगा। अब इसी के साथ साथ हम बात करते हैं रैयतवाड़ी। देखिए रैयतवाड़ी क्या है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। रैयतवाड़ी बंदोबस्त क्या है? रैयतवाड़ी बंदोबस्त एक ऐसा बंदोबस्त है जिसमें किसानों से पैसा लिया जाता था। तो क्या लिखा है? 1802 में मद्रास के गवर्नर टॉमस मुनरो, ये है टॉमस मुनरो, ने रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी। यह व्यवस्था मद्रास में लागू हुआ था, बंबई में लागू हुआ था, असम के कुछ हिस्सों में लागू किया गया था। और लमसम इसमें कितने परसेंट भूभाग आते थे? 51% भूमियों पर रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू कर दी गई थी। इसमें पैसा जो लिया जाता था वो किसानों से लिया जाता था, और ये भूमि का मालिक सीधा जो होता था, यानी कि भूमि का सीधा मालिक माना गया था। यानी कि कहा जाए यहाँ पर जो किसान है, किसान ही उस जमीन के मालिक होंगे, और उनसे जो टैक्स है सीधा का सीधा अंग्रेज लेंगे। ठीक है, किसान सीधे अंग्रेज सरकार को कर यानी कि राजस्व जमा करते थी, बीच में कोई जमींदार इसमें नहीं होता था। इसे रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा जाता था, क्योंकि रैयत का अर्थ क्या होता है? किसान होता है। रैयत का अर्थ क्या होता है भाई? किसान होता है। किसी को रैयतवाड़ी व्यवस्था कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं महालवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी व्यवस्था, जैसा कि मैंने आपको बताया, गांव से टैक्स लिया जाता था। 1822 में लॉर्ड वेलेस्ली ने इसे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में लागू किया था, और इसमें पूरे गांव यानी कि महाल को कर वसूल की इकाई माना जाता था। गांव की तरफ से कर जमा करने का जो जिम्मेदारी किसको देते थे? मुकद्दम को, या फिर प्रधान को, या फिर किसी ऐसे बड़े रैयत को जो पैसा इकट्ठा कर पाए। ठीक है, ये सरकार को तय, सरकार का मतलब क्या समझोगे यहाँ पे? सरकार का मतलब समझोगे आप अंग्रेज। क्या समझोगे? अंग्रेज। वे अंग्रेज को तय राजस्व जमा करते थे और बाकी राशि अपने पास रख लेते थे। यानी कि कहा जाए जैसे जमींदारों का एक सिस्टम था ना, कि तुम नीचे से कितना भी टैक्स लो लेकिन मुझे फिक्स दो, यानी कि अंग्रेजों को फिक्स दो। उसी प्रकार से इनका भी सिस्टम था, क्या कि ये भी किसानों से पैसा लेते थे लेकिन ऊपर जो है फिक्स देते थे। ठीक है, इसे महालवाड़ी व्यवस्था कहा जाता था। इसलिए कहा गया क्योंकि ये महाल का मतलब क्या होता है? गांव होता है, इसलिए महालवाड़ी व्यवस्था कहा गया। इन व्यक्ति का नाम क्या है? लॉर्ड वेलेस्ली इनका नाम है। ठीक है, चलिए आपने इस तरीके से 3 प्रकार की व्यवस्थाएं पढ़ ली, महालवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था और इसके साथ साथ इस्तेमारी व्यवस्था। बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं बंगाल और वहां के जमींदार। अब देखिए क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या आता है? आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी जिसकी वजह से अंग्रेजों ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया था, फिक्स बंदोबस्त लागू किया था? तो देखिए इसके पीछे कारण ये है क्योंकि बंगाल में कभी अच्छी फसल होती थी, कभी अच्छी फसल नहीं होती थी। तो अंग्रेजों को कभी टैक्स मिलता था, कभी टैक्स नहीं मिलता था। तो ऐसे में अंग्रेजों ने कहा कि भाई ऐसे तो मुझे घाटा हो जाएगा, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हमें किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा जो किसानों से पैसा निकलवा पाए। दूसरे नंबर पे उससे हमें फिक्स टैक्स लेना पड़ेगा। नीचे वो किसानों से कितना भी टैक्स ले, उससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, हमें टैक्स फिक्स मिलना चाहिए। क्यों? जैसे ये सपोज करो कोई ट्यूशन है, उस ट्यूशन का जो रेंट है वो फिक्स है, बाकी तुम कमाओ चाहे ना कमाओ, उससे उससे मकान मालिक को क्या लेना देना, लेकिन ट्यूशन का जो रेंट है वो फिक्स है ना। इसी प्रकार से जमींदारों को कहा गया कि भाई देखो मैं इतना पैसा लूंगा तो लूंगा, बाकी तुम नीचे जो मर्जी अपने हिसाब से चीजें ले सकते हो। तो बस कुछ इस प्रकार से चीजें हुई, और उसके बाद यहाँ पे इस्तेमारी बंदोबस्त लागू कर दिया गया। तो देखिए क्या लिखा है, अंग्रेजों ने, टॉपिक अपना क्या है? बंगाल और वहां के जमींदार। अंग्रेजों ने सबसे पहले अपना शासन बंगाल में स्थापित किया। यहाँ ग्रामीण समाज भू संबंधी अधिकारों को नई व्यवस्था के अनुसार बदला गया। 1770 के दशक में लगातार अकाल पड़ रहा था। क्या पड़ रहा था? अंग्रेजों ने डिसीजन क्यों लिया? क्योंकि वहां पे अकाल पड़ रहा था और पैदावार कम हो रहा था, जिसकी वजह से बंगाल की अर्थव्यवस्था बहुत ही कमजोर हो गई थी। बंगाल की जो ग्रामीण चीजें थी वो किस पे आधारित थी? कृषि पर ही निर्भर थी। कृषि में निवेश बढ़ाने और राजस्व पक्के करने पर मिलने के लिए अंग्रेजों ने इस्तेमारी बंदोबस्त लागू कर दिया कि भाई देखो हम टैक्स फिक्स कर देंगे, तो चाहे यहाँ पर अकाल पड़े, चाहे पैदावार हो चाहे ना हो, हमें उससे मतलब नहीं होगा, हम जमींदारों से यहाँ पे फिक्स टैक्स लेंगे। अंग्रेज चाहते थे कि एक ऐसा वर्ग जो सामने आए जो कृषि में सुधार भी कर पाए और साथ ही साथ अंग्रेजों का वफादार भी हो। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद लंबे विचार विमर्श के बाद नवाब वहां के जो थे, राजा जो थे, तालुकदार जो थे, साहूकार जो थे, इन सबको जमींदार नाम दे दिया गया, इनकी जमींदार बना दिया गया। फिर क्या हुआ? जमींदारों को कंपनी को स्थायी फिक्स टैक्स देना पड़ता था। जमींदार भूस्वामी नहीं थे, बल्कि बल्कि राजस्व वसूलने वाले बन गए थे। यानी कि अंग्रेजों ने क्या किया? जमींदार की सारी ताकतों को कम कर दिया
और कम करने के बाद उनको सिर्फ इतना काम सौंप दिया कि भाई तुम टैक्स लोगे और टैक्स हमें दोगे, बस इतना ही तुम्हारा काम है, इससे ज्यादा नहीं है। और किसको किसको जमींदार बना दिया गया? जमींदार समझना एक प्रकार का नाम, ठीक है। जैसे नवाबों को जमींदार बना दिया गया, राजा को, तालुकदारों को, साहूकारों को, सबको क्या बना दिया गया? जमींदार बना दिया गया। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं चली और ऐसा हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। जमींदारों को दिए गए मुख्य कर्तव्य क्या थे, यानी कि उनके मुख्य कार्य क्या थे, क्या क्या काम सौंपे गए थे जमींदारों को? तो देखिए, गांव में कर लगान वसूल करना, ठीक है, यानी कि गांव में कर वसूल करना और वसूल करके किसको दे देना? कंपनियों को दे देना, ये काम सौंपा गया था। उसके अधीन कई सारे गांव आते थे। लगान की जो दर है वो तय करता था। कौन तय करता था? यानी कि जो जमींदार है, जो जमींदार है वो किसानों से कितना भी टैक्स ले सकता है, कितना भी टैक्स ले सकता था। ये डिसाइड करने वाला कौन होता था? जमींदार। और ये अपने ऊपर क्या देगा? फिक्स टैक्स देगा, जो भी इन्होंने निश्चित कर रखा, किसके साथ? अंग्रेजों के साथ, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार की चीजें थी। वसूले गए लगान में से कंपनी को तय राशि, यानी कि जो पहले से फिक्स हो रखा वो दे देगा। उससे उसकी उम्मीद होती थी कि वे समय पर राजस्व जमा करें। यानी कि अंग्रेज क्या चाहते थे? वो जमींदारों से ये चाहते थे कि समय समय पर जो जमींदार है वो टैक्स जमा कर दे। समय समय पर राजस्व न देने पर कई बार तो ऐसा भी होता था कि जो जमींदार की जमींदारी है इसको भी नीलाम कर दी जाती थी, है ना, नीलाम की जा सकती थी या कर दी जाती थी। इस प्रकार की चीजें थी। तो इस तरीके से जो जमींदार थे उनको काम सौंपे गए थे। अब देखिए, कई बार ऐसा होता था कि जो जमींदार है वो टैक्स देने में चूक जाता था, मतलब अंग्रेजों को एक समय सीमा में जो टैक्स देना होता था वो नहीं दे पाता था। अब कहोगे क्या कारण थे, कौन से ऐसे कारण थे जिसकी वजह से दिक्कतें होती थी? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अंग्रेज बहुत चालाक थे। अंग्रेजों ने दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया? जैसे मैं सबसे पहले लिख लेता हूं यहाँ पे, ठीक है। अंग्रेज, जमींदार और किसान। अंग्रेजों ने दिमाग लगाया क्या कि मैंने तो इनको ये कह रखा है कि भाई तुम जितना मर्जी उतना नीचे से टैक्स लो, हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें क्या दोगे? फिक्स दोगे। तो इन्होंने कहा ठीक है भाई, फिक्स देंगे। लेकिन कल की डेट में किसानों का पैदावार बढ़ा, कल की डेट में किसानों का फसलों का कीमत बढ़ा, तो इसमें अंग्रेजों का क्या फायदा होगा? अंग्रेजों का तो कोई फायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये तो फिक्स ले रहे हैं। तो ऐसे में अंग्रेजों ने क्या कहा कि ठीक है, हम फिक्स करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम जो राशि है, यानी कि जो आपने अमाउंट फिक्स कर रखा है वो हम लेंगे ज्यादा। ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा। स्टार्टिंग में उन्होंने बहुत ज्यादा फिक्स कर लिया था कि भाई कल की, और इसको समझा दिया था कि कल की डेट में फसलों का रेट बढ़ेगा, ये होगा वो होगा, लेकिन हम तुमसे नहीं लेंगे। हम किससे लेंगे? हमारा तो पहले से फिक्स है। तो इस वजह से अभी जो राशि है थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर लेते हैं। जमींदार हाँ हाँ में राजी हो गए, लेकिन आगे चल के ये जमा ही नहीं कर पाते थे। देखिए क्या लिखा है, कर की बहुत अधिक राशि हो जाना। कंपनी ने शुरू में ही बहुत ही ज्यादा टैक्स लगा दी थी। उसका मानना था कि भविष्य में जब खेती बढ़ेगी तो फसलों के दाम बढ़ेंगे, तब जमींदार को अधिक कमाई होगी, मतलब जमींदारों को अधिक कमाई होगी, ठीक है, लेकिन कंपनी को उसका फायदा नहीं होगा। इसलिए इन्होंने जो टैक्स है वो बढ़ा के फिक्स किया। इसी नुकसान से बचने के लिए कंपनी ने राजस्व पहले ही ऊंचा कर दिया, लेकिन वास्तव में स्थिति में उत्पादन नहीं हुआ। और आगे चल के ये हुआ कि जो इन्होंने सोच रखा था कि पैदावार बढ़ेगा, पैदावार बढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। फायदा सिर्फ अंग्रेजों को हुआ, जमींदार और किसानों को उतना फायदा नहीं हुआ। तो क्या लिखा है, लेकिन वास्तविक स्थिति में उत्पादन नहीं बढ़ा, जमींदारों पर कर का बोझ बहुत ही बढ़ता चला गया, ठीक है। अगला है, दूसरा कारण है फसलों की कीमतों का कम होना। बाजार में उपज का दाम बहुत कम मिलने लगा था। किसान यानी कि रैयत ऊंचे लगान के कारण समय पर पैसा नहीं दे पाते थे, और जब किसान लगान नहीं दे पाते थे तो जमींदार कंपनी को राजस्व नहीं दे सकते थे, और इस कारण जमींदार कंपनी को तय राजस्व जो भुगतान है बार बार क्या हो जाते थे? चूक जाते थे और पैसा चुका नहीं पाते थे। जमींदार जो है अंग्रेजों को पैसा नहीं दे पाते थे। तो ये इस प्रकार की चीजें थी। अच्छा, इन्होंने और क्या लागू किया था? इन्होंने देखिए यहाँ पे सूर्यास्त कानून लागू किया था, यानी कि सनसेट लॉ। क्या होता है? अंग्रेजों ने हिदायत दी थी कि सूर्य अस्त होने से पहले पहले अगर तुमने तय राशि, तय तिथि पर, तय समय पर अगर तुमने नहीं दिया तो तुम्हारी जमींदारी को हम नीलाम कर देंगे। तो वही वाली बात है, इसी को सूर्यास्त कानून कहते थे। चाहे फसल अच्छी हो या खराब हो, राजस्व समय पर देना अनिवार्य था। सूर्यास्त कानून के अनुसार अगर जमींदार तय तिथि पर
या तय तारीख पर सूर्य ढलने से पहले राजस्व जमा नहीं करता था तो उसकी जो जमींदारी है नीलाम कर दी जाती थी। इस कानून से जमींदारों की जो ताकत है वो सीमित हो गई, जैसे कि रैयतों से लगान वसूलना, ठीक है। अच्छा, ये तो चीजें कर दी गई थी। अच्छा, साथ ही साथ जमींदारों की जो ताकतें थी इसको सीमित कर दिया गया था, और करने के बाद सिर्फ इनको कुछ ही काम सौंपे गए थे। जैसे पहला है रैयतों से लगान वसूलना है, साथ ही साथ अपनी जमींदारियों का प्रबंधन करना है, जमींदारी का प्रबंध करना है, और साथ ही साथ तक ही सीमित रह गई थी। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि सिर्फ और सिर्फ इनका जो काम हो गया था सिर्फ कर वसूल करना था। किससे कर वसूल करना था? किसानों से, और देना किसको था? अंग्रेजों को। बस इतना ही काम रह गया था और इससे ज्यादा काम नहीं रह गया था, क्योंकि उनकी ताकतों को इन्होंने क्या कर दिया था? सीमित कर दिया था। चलिए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। देखिए अगला टॉपिक क्या लिखा है कि ब्रिटिश सरकार जमींदारों को किस तरीके से अपने नियंत्रण में रखती थी। तो मैंने आपको बताया ही कि उनके जो लठियार थे उनको खत्म कर दिया गया, उनकी जमींदारी को अपने हाथों में ले लिया गया, इनका जो पहले न्याय दिया करते थे, जस्टिस करते थे, इन सबको खत्म कर दिया गया। तो देखिए सबसे पहले इन्होंने क्या किया? उच्च राजस्व की मांग। इन्होंने जमींदारों को कहा कि भाई देखो मुझे ज्यादा टैक्स चाहिए, फिक्स कर लिया। कंपनी ने जमींदारों को बहुत ज्यादा ऊंचा यानी कि स्थायी राजस्व लगा दिया, जिसकी वजह से जमींदारों के ऊपर दबाव पड़ गया। दूसरे नंबर पे सूर्यास्त कानून, यहाँ पे क्या लागू किया गया? सूर्यास्त कानून। अगर जमींदार तय तारीख को सूर्यास्त तक राजस्व जमा नहीं कर पाते थे तो जमींदारों की जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। तो इसकी वजह से इन्होंने जमींदारों को नियंत्रित कर लिया। नीलामी का डर, कई बार ऐसा होता था लगातार नीलामी की धमकी देने के कारण जमींदार कंपनी के पूरी तरीके से अधीन हो गए थे। यानी कि बार बार अंग्रेज धमकी देते थे कि भाई देखो तुम अगर तय तिथि पे अगर पैसा मुझे नहीं दोगे तो तुम्हारी जमींदारी को हम नीलाम कर देंगे। आगे सीमित अधिकार, इनके अधिकारों को सीमित कर दिया गया था। जमींदार को केवल राजस्व वसूली और जमींदारी प्रबंधन का अधिकार था, भूमि पर असली कंपनी का अधिकार था। यानी कि कहा जाए तो सिर्फ और सिर्फ जो जमींदार थे इनका काम था प्रबंधन करने का, मतलब देख रेख करने का। असली अधिकार किसका हो गया था? सब कंपनी का अधिकार हो गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी का। अगला है राजस्व भुगतान की अनिवार्यता, यानी कि इनको कह दिया गया था भाई आपको टैक्स देना है तो देना है। फसल खराब हो या अकाल पड़ जाए जमींदार को हर साल पूरी राशि जमा करनी होती थी, और जिससे वह कंपनी पर पूरी तरीके से निर्भर होता था। यानी कि कंपनी पे ही डिपेंड हुआ करता था जमींदार। आगे प्रशासनिक नियंत्रण, कंपनी अधिकारी जो कलेक्टर होते थे जमींदारों की गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखते थे कि कहीं जमींदार कुछ उल्टा सीधा काम तो नहीं कर रहे, पूरा का पूरा निगाह बनाकर रखते थे। और इस तरीके से जमींदार की जमींदारी और जमींदार के पावर को बिल्कुल ही सीमित कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं जमींदार की जमींदारी को क्यों नीलाम कर दी जाती थी। अभी जस्ट हमने पढ़ा कि अगर जमींदार सही समय पर सही टैक्स ना दे पाए तो इस स्थिति में जमींदार की जमींदारी को नीलाम कर दी जाती थी। तो देखिए क्या लिखा है, टॉपिक अपना है जमींदार की जमींदारी क्यों नीलाम कर दी जाती थी। इसका आंसर क्या हुआ? राजस्व समय पर अगर जमा नहीं करते थे तो जमींदारी नीलाम कर दी जाएगी। यदि जमींदार कंपनी को तय तारीख, ठीक है, तय राजस्व जमा नहीं करता था तो जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। दूसरा है सूर्यास्त कानून के कारण, यदि जमींदार सूर्यास्त तक भुगतान नहीं करता था तो उसकी जमीन तुरंत नीलाम कर दी जाती थी। अगला है कंपनी का पक्का राजस्व सुनिश्चित करना। मतलब क्या हुआ? कंपनी का पक्का राजस्व का मतलब क्या होता है? एक तरीके से फिक्स्ड टैक्स लगा देना। तो क्या हुआ? ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि राजस्व हर हाल में मिले, यानी कि चाहे खेती हो चाहे खेती ना हो हमें हर समय पैसा मिले। ठीक है, इसलिए देर होने पर जमींदारी को ये छीन लिया करती थी। कौन? ब्रिटिश सरकार। किससे छीनती थी? जमींदारों से। जमींदारों को नियंत्रण करने के लिए ये रखती थी, यानी कि नीलामी का डर और जमींदारों को कंपनी के प्रति हमेशा वफादार और आज्ञाकारी बनाए रखना था, नहीं तो इसकी जमींदारी को नीलाम कर दी जाती थी। तो ये कुछ ऐसे कारण है जिसकी वजह से जमींदार की जमींदारी को नीलाम कर दी जाती थी, क्योंकि तरह तरह की कानून व्यवस्था इन्होंने लागू कर दी थी कि अगर सही समय पर तुमने पैसा नहीं दिया, अगर तुमने ऐसा किया वैसा किया तो आपकी जमींदारी को नीलाम कर दी जाएगी। तो ये कुछ कारण थे, ये 4 नंबर में आता है, 4 पॉइंट आपके सामने लिख सकते हो। अब बात करते हैं जोतदार। कहोगे भैया जोतदार कौन थे? देखिए यहाँ पे समझिए, जो जमींदार थे ये कहाँ रहते थे? शहरों में रहते थे। कहाँ रहते थे? शहरों में।
और यहीं पे अगर मैं बात करूं, जो जोतदार थे जोतदार कहाँ रहते थे? ये रहते थे गांव में। कहोगे भैया जोतदार कौन है? जोतदार होते कौन है? ये जो बड़े रैयत होते हैं ना, बड़े रैयत, रैयत का मतलब होता है किसान। जो बड़े बड़े किसान होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं जोतदार। ठीक है, देखिए 18वीं सदी के अंत में जब कई जमींदार कमजोर होने लगे तो कुछ अमीर यानी कि किसान, जोतदार गांव में ताकतवर बनने लगे। ठीक है, 19वीं सदी की शुरुआत तक जोतदार ने हजारों एकड़ को अपने कब्जे में कर लिया, बहुत सारी जमीनों को अपने कब्जे में कर लिया। ठीक है, ये व्यापारी साहूकारों पर भी अपना नियंत्रण रखते थे। उनकी जमीन बटाईदारों के माध्यम से जोती जाती थी, मतलब बहुत सारे जो खेत थे वहां पे बहुत सारे किसानों के द्वारा खेती की जाती थी और खेती होने के बाद फसलों को आपस में बांट दिया जाता था। बटाईदार खेती करते थे और फसल का आधा हिस्सा जोतदारों को दे देते थे। मतलब मैं आपकी जमीन पे काम कर रहा हूँ तो आधा तुम ले लो, आधा मैं ले लेता हूँ। ठीक है, जोतदार गांव में रहते थे और वहां के गरीब किसानों पर सीधा प्रभाव रखते थे। वे कई बार जमींदारों का विरोध भी करते थे। ठीक है, और राजस्व भुगतान में देरी कर देते थे। जब जमींदार जमींदार एक व्यक्ति को भेजता था गांव में पैसा लेने के लिए, तो जो जोतदार है उनको मार के भगा देते थे। ठीक है, अच्छा कई बार क्वेश्चन ये भी आता है कि जो जमींदार है, जमींदार जब गांव में जो व्यक्ति भेजता था उसका क्या नाम है? तो आप कहोगे इसका नाम है अमला। क्या नाम है? अमला। ये किसको भेजता था? अमला को भेजता था। ठीक है, वो जब आता था गांव में पैसा वसूल करने के लिए तो कई बार जो तारा मार के भगा देते थे, कई बार पैसा नहीं देते थे या फिर तरह तरह की प्रताड़ना करते थे। ठीक है, तो ये समझो कि पूरा अपना रोब दिखाते थे। तो जमींदार का विरोध करते थे, भुगतान देने में देरी कर देते थे। अच्छा, ये भी चाहते थे कि जमींदार की जमींदारी खत्म हो जाए, नीलाम कर दी जाए। ठीक है, यानी कि उनको उनको ऐसी स्थिति में देखकर वो खुश होते थे, कहते बड़ा मजा आ रहा है, हम टैक्स वैक्स नहीं देंगे, कोई बात नहीं, जमींदार की जमींदारी नीलाम हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है ना। इस तरीके की चीजें करते थे। जब जमींदार की जमीन नीलाम होती थी तो जोतदार ही उस चीज को खरीद लेता था। जब जमींदार की जमींदारी नीलाम होती थी तो जोतदार उस चीज को खरीदता था। ठीक है, उत्तरी बंगाल में जोतदार सबसे ज्यादा प्रभावशाली थे, यानी कि मजबूत थे, और कुछ जगहों पे इनको हवलदार कहा जाता था, कई जगहों पे इनको घाटीदार या फिर मंडल भी कहा जाता था। तो समझो कि जोतदार जो कि गांव में रहते थे, इनका प्रभाव ज्यादा था, इनके खेतों पर बटाईदार काम करते थे, काम करने के बाद फसलों को बांट लेते थे। कई बार ये जोतदारों के जमींदारों के द्वारा भेजे गए जो एजेंट होते थे उनको मार के भगा देते थे, उनको पैसे दे देते थे। ठीक है, इस प्रकार की चीजें करते थे, यानी कि अपना पूरा का पूरा रोब दिखाते थे। चलिए, अब टॉपिक आता है जमींदारों ने अपनी जमींदारी को नीलाम होने से कैसे बचाया। अभी तो आपने समझा कि जमींदार की जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी, क्यों? क्योंकि सही समय पर टैक्स नहीं दे पाते थे। लेकिन अब हम ये पढ़ने वाले हैं कि आखिर इनकी जो जमींदारी है ये नीलाम होने से कैसे वो बचाते थे। तो देखिए, पहली बात है फर्जी बिक्री, यानी कि जमींदार भी बहुत तेज थे। वो क्या करते थे? फर्जी बिक्री करते थे। फर्जी बिक्री का मतलब क्या होता है? यानी कि खुद ही बेच देते थे, कहते थे भाई देखो हमने जमींदारी पहले ही बेच दी है, जाओ जिसको जो करना है कर लो। तो क्या लिखा है? फर्जी बिक्री। ठीक है, यानी कि जमींदार अपने नाम की जो जमीन है कागज में किसी और के नाम पर बेचने का दिखावा करते थे कि भाई हमने बेच दिया। हालांकि जबकि देखा जाए वो जमीन किसी और को नहीं बेचते थे, उन्हीं का कोई या तो एजेंट होता था या फिर उन्हीं का परिवार कोई होता था, या फिर आप यूं कह लो कि उनका ही कोई रिश्तेदार हो, उन्हीं का कोई एजेंट हो, उनके नाम पर वो जमीन कर देते थे और कहते थे कि भाई देखो ये जमीन मेरे नाम पे नहीं है, किसी और के नाम पे है। ठीक है, आगे इस तरीके से जमीन का जो कानूनी कब्जा है जमींदारों के पास बच जाता था। ठीक है, दूसरे नंबर पे संपत्ति स्त्रियों के नाम कर देना। अंग्रेजों का एक नियम था क्या कि ये लेडीजों के नाम पर जो संपत्ति है उसको नीलाम नहीं करेंगे। तो क्या लिखा है? जैसे वर्धमान के राजा ने अपनी जमीन का कुछ हिस्सा अपनी माता के नाम पे कर दिया था बचाने के लिए। ठीक है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने यह तय कर दिया था कि महिलाओं के नाम पे जो संपत्ति होगी उसको हम जब्त नहीं करेंगे। इससे जो जमीन है वो कानूनी रूप से क्या हो जाएगी? सुरक्षित हो जाएगी। अगला है नीलामी प्रक्रिया में जोड़ तोड़ करना, यानी कि जोड़ तोड़ करते थे। क्या जोड़ तोड़ करते थे? देखिए, जमींदारों के एजेंट नीलामी में ऊंची ऊंची बोलियां लगाते थे, कहते थे कि भाई ऊंची ऊंची बोली लगाओ। अब सपोज करो कि यहाँ पे नीलामी की ऑप्शन लग रही है, बोली लग रही है, ऐसे में कोई कह रहा है कि मैं इतना दूंगा, है ना, 5 लाख दूंगा। इसके एजेंट क्या कहते थे? मैं 10 लाख दूंगा। अब ये 10 लाख जैसे बोलते थे बाकी सारे चुप, क्यों? भाई ये 10 लाख दे रहा है, मेरे पास उतना है नहीं, मैं कैसे दूंगा? तो हाँ भाई डन, ठीक है 10 लाख रुपए। अच्छा, अब 10 लाख पे तय तो हो गया, लेकिन तय होने के बाद ये पैसा देता ही नहीं था। क्यों?
जैसे एक टाइम मिलता है ना कि आप 10 दिन का टाइम दे रहा हूँ, आप पूरा पैसा चुका देना, वो कहता था कि हाँ ठीक है चुका दूंगा, 10 दिन के बाद पता लगता था कि वो पैसा देने से मुकर गया। अब ऐसे में बार बार यही प्रक्रिया बार बार चलती थी कि बोली तो लगा ली जाती थी, और जबकि ये जो बोली लगाने वाला बंदा है कौन, ये उसी जमींदार का बंदा होता था जिसकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि बार बार अंग्रेजों को अगर ये परेशान करेंगे तो अंत में जाकर अंग्रेज ये कहते थे कि भैया तुम अपनी जमीन अपने पास रखो, ठीक है, और तुम ही इसको संभालो। मतलब वो बार बार इरिटेट करते थे अंग्रेजों को और उनकी जमींदारी बच जाती थी। तो क्या लिखा है, जमींदार के एजेंट नीलामी में ऊंची ऊंची बोलियां लगाते थे और दूसरे खरीदार इससे पीछे हट जाते थे। बाद में वही एजेंट खरीद की राशि जमा करने से मना कर देता था, कहता था मेरे पास पैसे नहीं है, और इसकी वजह से जो नीलामी है रद्द हो जाती थी। और इस तरीके से बार बार नीलामी जब टलती रहती थी तो अंत में परेशान होकर जो अंग्रेज है वो जमींदारी सिर्फ उसी को दोबारा वापस दे देता था। अगला क्या है, राजस्व भुगतान जानबूझकर रोक देना। जमींदारों ने कई बार जानबूझकर कंपनी का राजस्व राशि को रोक लिया, जिससे बकाया राशि बढ़ने लगी थी, और वे उम्मीद करते थे अंग्रेजों से कि बाद में उनको छूट दे दी जाएगी, उनको माफी दे दी जाएगी, भैया हमसे नहीं हो पाएगा, ठीक है आप मुझे माफ कर दीजिए, और अंग्रेज माफ कर देंगे। इस वजह से भी कई बार ये लोग राजस्व राशि जमा नहीं करते थे। आगे, बार बार नीलामी का चक्र, यानी कि बार बार नीलामी होती रही पर कोई भी बाहरी व्यक्ति खरीदने को तैयार नहीं होता था। अंत में कम पैसे देकर वही जमीन दोबारा वही जमींदार दोबारा, ठीक है, जमींदारों को ही बेच दी जाती है, तो दोबारा वो जमींदार जो था वो जमीन को खरीद लेता था, इस तरीके से बच जाता था। ठीक है, आगे, नए खरीदारों का विरोध। अगर सपोज कई बार ऐसा होता था कोई और जमींदार खरीद ले, तो ऐसे में क्या होता था कि जब कोई नया जमींदार जमीन खरीदता था तब भी पुराने जमींदार के आदमी या फिर रहे जो है जमीन पर कब्जा नहीं करने देते थे, यानी कि उसको मार के धमका के भेज देते थे, भैया तुम्हें नहीं देते। क्यों? क्यों तुम कर दोगे? जब जमीन मेरी है तो आपको खरीदने का कोई हक नहीं है। ठीक है, और एक कई बार ऐसा भी होता था कि उनको मार पीट कर उनकी जमीनों को छीन लिया जाता था, यानी कि दोबारा जिसकी जमीन है उसी को मिल जाती थी। किसान यानी कि रैयत भी पुराने जमीन को ही अपना अन्नदाता मानते थे और नए मालिक के साथ काम करने से मना कर देते थे। तो इस तरीके से जो जमींदार थे अपनी जमींदारी को बचा लेते थे। ठीक है, चलिए, आई होप आपको चीजें अच्छी लगी होंगी, और ये था इसका पहला पार्ट कल कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम पहाड़ी लोगों के बारे में पढ़ेंगे, संथालों के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा विद्रोहों के बारे में पढ़ेंगे, और इसके साथ साथ 5वीं रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, चैनल पे नए हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय।